अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद आमिर लुकमान। और बायोलॉजी के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 13 गैसियस एक्सचेंज। अब अगर इस गैसियस एक्सचेंज चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे आपके इसके अंदर कुछ पोर्शंस हैं। सबसे पहले पोर्शन के अंदर इन्होंने जनरल गैसियस एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन बताया, फिर प्लांट्स के बारे में बताया, देन एनिमल्स के बारे में और कुछ उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हैं, देन ह्यूमंस के बारे में, और उसके बाद लास्ट पे कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में बताया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने गैसियस एक्सचेंज को और इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आपका यहाँ पे नीड ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज की हमारे पास ज़रूरत क्यों है? इस टॉपिक के अंदर से आपको एक क्वेश्चन बन सकता है और वो क्वेश्चन है लेवल्स ऑफ रेस्पिरेशन। हमारे रेस्पिरेशन के लेवल्स कितने हैं, एक लिविंग बॉडी में किस किस लेवल पे जाके तो रेस्पिरेशन होती है। तो दो लेवल्स आपके रेस्पिरेशन के, पहला लेवल आपका ऑर्गेनिज्मिक लेवल, दूसरा लेवल सेलुलर लेवल। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द सेलुलर ऑफ द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन या गैसियस एक्सचेंज के हमारे पास दो लेवल्स हैं, पहला ऑर्गेनिज्मिक लेवल और दूसरा सेलुलर लेवल। ऑर्गेनिज्मिक लेवल कैसे है? आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि ऑर्गेनिज्मिक लेवल ऑर्गेनिज्म से निकला है, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन से गैसेस ट्रांसफर हो रही है, ये क्या होगा? ऑर्गेनिज्मिक लेवल। सेलुलर के अंदर सेल आ जाता है। तो ऑर्गेनिज्मिक लेवल को हम लोग ब्रीदिंग या वेंटिलेशन भी बोलते हैं। ब्रीदिंग या वेंटिलेशन। ब्रीदिंग या वेंटिलेशन क्या होता है? एनवायरनमेंट से एयर को अंदर लेके जाना, अंदर से एयर को बाहर निकाल देना, यानी कि गैसेस की एक्सचेंज करना। ये क्या है? आपका ऑर्गेनिज्मिक लेवल ऑफ रेस्पिरेशन है और इसको हम लोग वेंटिलेशन भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है आपकी एनर्जी प्रोडक्शन में, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो किस लेवल पे जाके मिलती है? ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, विच लेवल ऑफ गैसियस एक्सचेंज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी? तो वो सेलुलर लेवल है, सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये डायरेक्टली एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? हम लोग यूटिलाइज करते हैं ऑक्सीजन को, प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और उसके अंदर से अपनी फूड में से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट और कंजर्व करते हैं। क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं? सबसे पहले वो यूटिलाइज ऑक्सीजन, we produce carbon dioxide, we extract and conserve energy from food molecules। अपने फूड के मॉलिक्यूल से एनर्जी को हम लोग निकालते हैं और कंजर्व करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या किया जाता है कि वो जो एनर्जी है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं एटीपी। तो ये आपके सेलुलर रेस्पिरेशन के स्टेप्स भी हो गए। ऑक्सीजन को इनटेक करना, यूटिलाइज करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को उससे एक्सट्रैक्ट करना, देन उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देना एटीपी के अंदर। तो ये सारा प्रोसेस आपका क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं कि जब हम गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं तो कोई हर एक ऑर्गेनिज्म तो कर रहा है, तो दो तरह के हमारे पास यहाँ पे मीडियम्स आते हैं। आपके कुछ ऑर्गेनिज्म वो लैंड के ऊपर है, यानी कि एयर के अंदर कर रहे हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स आपके जो उनसे पानी के अंदर, वो पानी के अंदर गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये दो तरीके के आपके एनवायरनमेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एयर में गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा सूटेबल है या वाटर के अंदर। एवोल्यूशन हुई थी तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर थे, पानी से वो लैंड पे आए हैं। अब जितनी लैंड पे आए हैं आगे ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेहतरी आती जा रही है। इसका मतलब है कि हमारे लैंड क्या है, ये अच्छा मीडियम है रेस्पिरेशन का। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई एयर इज बेटर मीडियम फॉर ब्रीदिंग, गैसियस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन? तो हमारा एयर क्यों ज्यादा अच्छा मीडियम है रेस्पिरेशन का, उसके ऊपर हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो एयर के बेनिफिट्स देख रहे हैं। सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ बात करते हैं कि ये जो रेस्पिरेशन है वो डिफ्यूजन के जरिए हो रही है। किसके जरिए हो रही है? डिफ्यूजन के जरिए हो रही है। तो आपकी इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व नहीं है।
अगर डिफ्यूजन के जरिए हो रही है तो हमने इन दोनों में से देखना है कि कहाँ पे डिफ्यूज गैसेस ज्यादा जल्दी करती है, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज हो रही है ना, तो जहाँ पे डिफ्यूजन ज्यादा जल्दी हो रही है वो आपका एक बेटर मीडियम है। तो ये आपका इस तरीके से, चूंकि एयर के अंदर डिफ्यूजन ज्यादा आसानी से हो जाती है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करते हैं कि एयर बेटर मीडियम है आपका रेस्पिरेशन का। तो सबसे पहली चीज कि एयर आपका बेटर मीडियम क्यों है? फॉर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की वजह से बेटर मीडियम है। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन कंटेंट की बात करते हैं। जिस जगह पे ऑक्सीजन ज्यादा है वो ज्यादा बेटर मीडियम है। अगर हवा के अंदर, एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये ज्यादा बेटर है, अगर पानी के अंदर ज्यादा तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो हम लोग क्या बात करते हैं कि आपकी एयर के अंदर पानी की निस्बत ऑक्सीजन ज्यादा है। अब कितनी ज्यादा, यहाँ पे आपको ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। वाटर के अंदर 10 ml ऑक्सीजन पर लीटर वाटर है, यानी कि आप लोग एक तरफ एयर का 1 लीटर लें, एक तरफ आप लोग पानी का 1 लीटर लें, तो पानी के अंदर कितनी ऑक्सीजन है? 10 ml। 1 लीटर वाटर के अंदर कितनी ऑक्सीजन है? 10 ml ऑक्सीजन है। ये भी आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। फिर उतने ही 1 लीटर एयर के अंदर अगर देखा जाए तो 200 ml आपकी यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेम वॉल्यूम हम एयर और वाटर का ले रहे हैं तो एयर के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट क्या ज्यादा है, तो इस वजह से भी आपके एयर एक बेटर मीडियम है। नेक्स्ट हम लोग आगे डिफ्यूजन की ही बात कर रहे थे। तो आपकी डिफ्यूजन क्या है? ये आपकी जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो एयर के अंदर वाटर की निस्बत 8000 टाइम्स ज्यादा डिफ्यूज होती है। ऑक्सीजन क्या है? 8000 गुना ज्यादा इसकी डिफ्यूजन है एयर में बनिस्बत पानी के। तो यहाँ पे आपका इस वजह से भी आपका एयर एक बेटर मीडियम है। क्लियर हो गया? तो आपकी ये डिफ्यूजन भी क्या है यहाँ पे, ये उसकी निस्बत एयर के अंदर ज्यादा हो रही है ऑक्सीजन की बनिस्बत के पानी के। फिर लास्ट में हमारे पास आ जाता है विस्कोसिटी। तो वाटर आपका ज्यादा विस्कस है, गाढ़ा ज्यादा है, तो उसकी वजह से वहां पे डिफ्यूजन उतनी आसानी से नहीं होती। तो एयर आपकी कम विस्कस होने की वजह से डिफ्यूजन करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपकी एयर एक बेटर मीडियम है रेस्पिरेशन का। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह हो रही है उसका हम प्रोसेस देखते हैं। तो आपके अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज की कोई प्रॉपर उस तरह के स्ट्रक्चर, उस तरह के सिम्टम, उस तरह के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम एनिमल्स के अंदर होते हैं, हमारे अंदर क्या है? लंग्स हैं, हमारे अंदर क्या है? प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि गैसेस को ट्रांसफर करता है, गैसियस एक्सचेंज करवाता है। प्लांट्स के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स के अंदर ना तो कोई स्पेशलाइज सिस्टम है जो कि गैसियस एक्सचेंज करवाई, इस वजह से हर सेल को गैसियस एक्सचेंज के परफॉर्म करनी पड़ती है। फिर प्लांट्स के अंदर ना ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारे जैसा जो कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर गैसेस को लेके जाए, इसलिए हर सेल क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करता है। तो ना प्रॉपर सिस्टम है और ना प्रॉपर ट्रांसपोर्ट के लिए कोई मैकेनिज्म है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर करवा रहे हैं। सबसे पहली चीज एयर स्पेसेस। अगर हम लोग यहाँ पे प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के सेल्स के अंदर एयर स्पेसेस होती हैं। अब एयर स्पेसेस क्या हैं? यहाँ पे हम लोग अगर इस एक लीफ को, इतने से के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो लीफ के अंदर क्या होते हैं? इधर बाहर एपिडर्मिस है, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद इसके अंदर मीजोफिल सेल्स आते हैं। ये जो मीजोफिल सेल्स हैं ये वो सेल्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, यानी कि प्लांट ने जो गैसेस ली है ना, वो गैसेस इनको चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए या रेस्पिरेशन के लिए भी सेल्स को रिक्वायर है। अब उसके बाद ये जो दरमियान में खाली जगह है, मीजोफिल सेल्स के दरमियान में क्या होती हैं? एयर स्पेसेस। ये एयर स्पेसेस हैं। तो इन एयर स्पेसेस का हम लोग यहाँ पे सबसे पहला काम देखते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज में जो सबसे पहला स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है वो क्या है? मीजोफिल सेल्स के दरमियान में एयर स्पेसेस। तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं आपकी गैसियस एक्सचेंज के अंदर। फिर इसके बाद इन एयर स्पेसेस को हम कंपेयर करते हैं हनीकॉम्ब की तरह।
जैसे हनी कॉम्ब होता है, आप लोग एक शहद की मक्खी का छत्ता देखते हैं, उसके अंदर भी खाली जगह होती हैं, तो उन खाली जगहों से इनको इनके साथ कंपेयर किया जाता है कि उसकी तरह की लग रही होती हैं। अब ये भी आपको आगे एमसीक्यूज आ सकते हैं। आपके पूरे लीफ का जो वॉल्यूम है उसका 40% हिस्सा यही एयर स्पेसिस है, तो यानी कि आपका तकरीबन तकरीबन आधे से थोड़ा सा कम हिस्सा एयर स्पेसिस है, बाकियों के अंदर बाकी तमाम सेल्स हैं। तो इसके अंदर आप लोग देख लें कि ये एयर स्पेसिस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इस प्लांट के लिए। तो पहली चीज़, एयर स्पेसिस के ज़रिए ये रेस्पिरेशन करता है, एनवायरनमेंट के अंदर से स्टोमेटा अंदर ले आते हैं, स्टोमेटा देन एयर स्पेसिस के अंदर उस गैसेस को ट्रांसफर कर देता है। फिर आगे हम बात करते हैं इन मेसोफिल सेल्स का काम क्या होता है। मेसोफिल सेल्स क्या करते हैं कि वो एयर स्पेसिस से लेते हैं। अब मेसोफिल सेल्स की जो बाहर वाली सरफेस होती है, ये सरफेस होती है मॉइस्ट। अब किस वजह से मॉइस्ट है? अंदर से इसने फोटोसिंथेसिस की, रेस्पिरेशन की, अंदर से पानी बाहर निकला, वो मेसोफिल सेल्स के ऊपर एक वाटर फिल्म बना लेता है। उस मॉइस्ट सरफेस की वजह से ज्यादा अच्छे से ये गैसेस एक्सचेंज करता है। तो वो मेसोफिल सेल्स हैं जो कि एयर स्पेसिस से गैसेस लेते हैं, वो अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो उसको अंदर ले जाते हैं। तो ये आपके मेसोफिल सेल्स हैं। मेसोफिल सेल्स ने क्या किया, ये डायरेक्टली गैसेस एक्सचेंज करते हैं बिटवीन एयर स्पेसिस एंड सेल्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा हम लोग बोलते हैं कि ये जो एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस के अंदर एक पोर्स है, यहाँ पे गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स के दरमियान में एक पोर की तरह का स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या करते हैं, ये भी गैसेस एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो एनवायरनमेंट से गैसेस को सेल की वो लीफ के अंदर लेके जाना किसका काम है? स्टोमेटा का। अब आगे आपको एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे आ सकता है कि टोबैको प्लांट का जो लीफ है, उसके लीफ के 1 सेंटीमीटर जितने हिस्से के अंदर 12,000 स्टोमेटा होते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि टोबैको प्लांट के अंदर उसके लीफ में कितने स्टोमेटा हैं? 12,000 स्टोमेटा पर सेंटीमीटर ऑफ लीफ ऑफ टोबैको। तो 1 सेंटीमीटर ऑफ टोबैको लीफ के अंदर 12,000 स्टोमेटा होते हैं। तो ये भी आपको एमसीक्यूज में बात आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रूट्स के जरिए कैसे गैसेस एक्सचेंज करती हैं। अब आपकी रूट्स कैसे करती हैं कि ये सॉइल है, सॉइल के अंदर ये प्लांट की रूट्स हैं। अब रूट्स के इर्द गिर्द तो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं। अब इन सॉइल के पार्टिकल्स के दरमियान में जो स्पेसेस होती हैं, इस स्पेस के अंदर एयर होती है। अब यहाँ पे मौजूद ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, वो यहाँ से डायरेक्ट डिफ्यूजन के जरिए अपनी रूट्स के अंदर ले जाते हैं। तो एनवायरनमेंट के अंदर तो हम लोगों ने ये बात कर ली कि एनवायरनमेंट में एयर में ऑक्सीजन है, स्टोमेटा ने उसको अंदर ले गए। अब जो जमीन के अंदर रूट्स हैं वो क्या करते हैं, सॉइल के जो जमीन मट्टी के पार्टिकल हैं, ज़रात हैं, उनके दरमियान में खाली जगह होती है। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि जब फसल उगाई जाती है तो प्लफिंग की जाती है, हल चलाया जाता है। हल की वजह से क्या करता है कि एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन है वो सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर आ जाती है। मट्टी बिल्कुल सख्त है तो वहां पे प्लांट ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि रूट्स को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। तो ये जो सॉइल के पार्टिकल्स के दरमियान में एयर वो स्पेसिस हैं, उनके अंदर से ऑक्सीजन को वो जो है इनटेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वाटिक प्लांट्स। अब एक्वाटिक प्लांट्स किस तरह करेंगे? एक्वाटिक प्लांट्स क्या हैं? ऐसे प्लांट्स जो कि पानी के अंदर हैं। तो ये पानी था, पानी के अंदर ये प्लांट है। अब यहाँ पे तो एयर स्पेसिस थी, पानी के अंदर तो ऐसी कोई चीज नहीं है। अब उन्होंने आगे बात की है कि पानी के अंदर जो सी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है इन वाटर, पानी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड है। अब ये जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ये H2O वाली ऑक्सीजन नहीं है, ये वो ऑक्सीजन है जो कि एनवायरनमेंट से डायरेक्ट पानी में डिजॉल्व हो रही है। ये प्लांट्स क्या करते हैं, एक्वाटिक पानी वाले प्लांट्स उस ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स की बात की थी। सबसे पहले एयर स्पेसिस दो मेसोफिल सेल्स के दरमियान में है जो कि डायरेक्ट मेसोफिल के अंदर गैसेस एक्सचेंज कर रही है। मेसोफिल सेल्स के बारे में पढ़ा था, उसकी मॉइस्ट सरफेस गैसेस एक्सचेंज करवा रही है। हम लोगों ने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था, स्टोमेटा एनवायरनमेंट से लीव्स के अंदर लेके जा रहे हैं। इसके बाद रूट्स गैसेस एक्सचेंज कर रही हैं। रूट्स किस तरह कर रही हैं, सॉइल
पार्टिकल्स के दरमियान में जो स्पेसेस हैं उसके अंदर से ली जाती हैं। देन एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको वो इनटेक कर रहे होते हैं। इसके बाद एक आपको मजीद शॉर्ट क्वेश्चन एक आ सकता है, इसके बाद यही टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आगे आएगा। तो ये आपका है फोटो रेस्पिरेशन। अब फोटो रेस्पिरेशन क्या है, आपको नाम से जाहिर हो रहा है, फोटो मतलब लाइट, यानी कि ये लाइट से रिलेटेड है, फोटोसिंथेसिस से रिलेट कर रहा है। रेस्पिरेशन यानी कि वो एनर्जी प्रोडक्शन वाला सारा रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है। तो ये आपके ने क्या बात की है कि इट इज व्हेन रेस्पिरेटरी एक्टिविटी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त जब भी प्लांट रेस्पिरेटरी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, फोटो रेस्पिरेशन। अब चूंकि डे टाइम में प्लांट अपनी ऑक्सीजन खुद बना रहा है, तो वो ऑक्सीजन प्लांट क्या करता है, खुद उसको कंज्यूम भी कर लेता है रेस्पिरेशन के अंदर। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। उन्होंने यहाँ पे क्या बात की, फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है, यानी कि वो जो ऑक्सीजन बना रहा था उसको वापस से एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया। अब उन्होंने आगे बात की कि फोटो रेस्पिरेशन क्या है, इट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाई फोटो रेस्पिरेशन इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो लाइट डिपेंडेंट क्यों है, बिकॉज ये जो ऑक्सीजन है इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम अर्ली रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो हुई है उसके अंदर से जो ऑक्सीजन निकलती है, उस ऑक्सीजन को यहाँ पे जब रेस्पिरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। इसीलिए हमने फोटो रेस्पिरेशन कहा क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से आई है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से, फोटोसिंथेसिस से आई है, इस वजह से फोटो रेस्पिरेशन कहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रुबिस्को। अब ये रुबिस्को एक एंजाइम है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि शॉर्ट के अंदर भी व्हाट इज द रोल ऑफ रुबिस्को इन फोटो रेस्पिरेशन, या आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, इसका नुकसान प्लांट को क्या हो रहा है। अब इसके बाद क्या है, रुबिस्को क्या होता है, रुबिस्को होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या फिर राइबोलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या राइबोलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज। ये आपका राइबोलोज बिसफॉस्फेट दो तरीके का एंजाइम है। एक एंजाइम कार्बोक्सिलेज का काम करेगा, यानी कि आपकी फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करवाएगा। सेम एंजाइम फोटो रेस्पिरेशन के अंदर भी यूज होगा तो ऑक्सीजनेज का काम करेगा, यानी कि ऑक्सीजन की फिक्सेशन करवाता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करवाता है। तो ये आपका क्या करता है कि जब आपका राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन को फिक्स करने लग जाए, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसकी वजह से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं हो रही, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होगा, कम होता चला जाएगा। प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। तो ये आपका इसने क्या किया है कि ये जो आपका फोटो रेस्पिरेशन जितनी ज्यादा होगी उतना क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन द लोअरिंग ऑफ ओवरऑल रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। तो ये एक इसका कंसीक्वेंस है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को क्या करता है, कम कर देता है। क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो जज़ाकल्लाह।